इसमें हमें जो है कहा गया है कि आपने जो सिस्टम है उसको सॉल्व करना है। आप इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं, इफ पॉसिबल सॉल्व द ईच अदर फॉलोइंग सिस्टम्स बाय दो मेथड है, एक गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है और जो दूसरा है वो गाउस जॉर्डन मेथड है, गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। जो गाउस एलिमिनेशन मेथड है उसमें आप क्या करेंगे, हमारा जो होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा उसको एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट और साथ जो इक्वल साइन की उस तरफ जो बी वेक्टर बनता है वो जब ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स बनता है उसको ए बी कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो वाला होता है। उसको कन्वर्ट करना है एचरन फॉर्म में। अगर आपसे कहा जाए कि गॉस एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करें और अगर कहा जाए कि आपने गॉस जॉर्डन मेथड इस्तेमाल करना है तो आपने रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना, बस ये फ़र्क है, वो कोई फ़र्क नहीं है। और एचरन फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म आप पहले अच्छी तरह सीख चुके हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। इस 24 में देखिए हमारे पास क्या है, x1 minus x2 plus 2x3 equal to 0, 4x1 plus x2 plus 2x3 equal 1 and x1 plus x2 plus x3 equal to 1। ये हमें सिस्टम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को दो दफा सॉल्व करना है, पहले गॉसियन एलिमिनेशन से और फिर गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से। तो हम इसमें लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। क्या बनेगा, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। देखिए x1 ये 4 ये 1, तो 1 4 में फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड जो कॉलम बनेगा वो x2 कोएफिशिएंट हो गए, -1 +1 एंड +1। जो थर्ड कॉलम बनेगा वो x3 कोएफिशिएंट है, मतलब 2 2 और 1। और इक्वल के बाद जो b वेक्टर है 0 1 1 वो साथ ज्वाइन कर दिया। कुछ लोग यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, डजंट मैटर। ये मेरा बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी मेरा सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन था मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब मैंने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है मैंने एचरन फॉर्म में पहले पार्ट के लिए। मतलब मैं पहला जो उसका मेथड है उसको अगर मैं अडॉप्ट करूं, उसमें हम यूज कर रहे हैं पहले वाला जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे एचरन फॉर्म में। और याद करिए एचरन फॉर्म क्या होती थी, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके नीचे 0, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, उसके नीचे भी 0 एंड थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट भी 1 होना चाहिए। तो देखिए पहला 1 इसमें ऑलरेडी मौजूद है, उसके लिए 0 करने हैं। तो 0 करने बड़े आसान है, इसको -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ जमा कर दीजिए, 0 बन जाएगा। और रो 3 के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करें और रो 3 में ऐड कर दें, या रो 3 माइनस रो 1 कर दें। ये तो मैंने ऑपरेशन लगा दी है, ये देखिए। और इसके बाद ये 1 फिर 0 0 बन गया, बिल्कुल जो आप पहले बार बार करते आए हैं। उसके बाद क्या करना है, ये 5 को 0 करना है, 5 को 1 करना है। तो 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रो 3 का जो एलिमेंट 2 है इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ -2 में ऐड कर दूं तो 1 बन सकता है। तो -2 टाइम्स रो 3 प्लस R2 करूंगा तो रो 2 में इसमें चेंज आएगा। देखिए आप, ये 1 बन जाएगा। और ये इस तरह ये मल्टीप्लाई करूंगा -2 +2 बन जाएगा, ये -4 रह जाएगा और ये -1 रह जाएगा। देखिए मेरे पास जो सेकंड है उसका एलिमेंट भी 1 आ गया। अब इसके नीचे 0 करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करें -2 से और इसमें ऐड कर दें, तो देखिए वो भी 0 बन जाएगा। क्योंकि ये काम आप बार बार कर चुके हैं, मैं इस पर इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और अब आखिरी जगह 7 को जहाँ आपने बंद करना है तो 7 पे डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए तीनों के तीनों जो एलिमेंट हैं इन्हें कहते हैं पाइवट एलिमेंट, वो 1 बन चुके हैं और उनके नीचे सारे 0 बन चुके हैं। तो ये मेरे पास एचरन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, ये काम आप बार बार कर चुके हुए हैं, मैंने इसे आपको डायरेक्टली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, इतनी डिटेल से बताया नहीं है। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? जी सर क्लियर है। उसके बाद में क्या करना है कि वापस इन इक्वेशन को, इस मैट्रिक्स की जो रोज हैं उसे कन्वर्ट करना है अपनी इक्वेशन में। जो फर्स्ट मेरा कॉलम था ये x1 का था, ये सेकंड वाला x2 का था, ये x3 का था और इक्वल के बाद जो लास्ट कॉलम है वो b वाला था। तो देखिए पहला क्या बनेगा, x1 इंटू x1 मतलब x1 माइनस x2 प्लस 2x3, ये कि x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 बन गए। ये पहली रो कन्वर्ट हो गई। जो सेकंड रो है उसमें 0 फर्स्ट दिया हुआ तो ये खत्म हो जाएगा, 1x2 मतलब x2 आ जाएगा, -4x3 इक्वल टू -1। वो देखिए मेरे पास सेकंड रो बन गई। इन द सेम वे जो थर्ड रो बनेगी वो x3 इज इक्वल 3/7 है। तो देखिए x3 की वैल्यू यहाँ पे निकल आई। x3 की वैल्यू का ये सब प्लग कीजिए ऊपर इक्वेशन में, x2 माइनस यहाँ कर दिया x2 माइनस 4x3 और x3 की वैल्यू 3/7 प्लग करें, सिंप्लीफाई करें, ये 5/7 आ जाएगा। अब x3 की भी मेरे पास आ गई वैल्यू, x2 की भी आ गई है। इक्वेशन में 1 इस्तेमाल कीजिए, पहली वैल्यू दी हुई है, इसमें x2 प्लग कीजिए, x3 प्लग कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए उसमें जो आंसर आ गया वो x1 का -1/7 है। तो एट द एंड मेरे पास x1 की वैल्यू ये आ गई है, x2 की ये आ गई है, x3 की वैल्यू देखिए ये आ गई है। पीछे इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, आपने वेरीफाई कर लेना। ये तीनों जो वैल्यू है
अगर आप प्लग करें इस स्टार्टिंग वाले सिस्टम के अंदर x1 x2 x3 तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब ये उसका करेक्ट सोल्यूशन है। जो पीछे आंसर दिया है बुक के ऊपर वो अगर आप यहाँ प्लग करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो उसमें कोई मिस्टेक होगी। तो ये बन गया मेरे पास पहले वाला गाउसियन एलिमिनेशन मेथड कि आपने अपना ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स है उसे कन्वर्ट करना है आपने एचलन फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या है, गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। जॉर्डन का वर्ड आप याद रखें, जब जॉर्डन का वर्ड आएगा तो इट मींस आपने इसे कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में। रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म क्या होती है, जो आप एचलन फॉर्म निकाल चुके हैं, 1 1 1 बना चुके हैं पाइवट एलिमेंट, उनके नीचे आपने 0 0 किया हुआ है। अब बस आपने उन 1 1 के जो ऊपर वाले एलिमेंट है उनको भी 0 करना होता है, बस ये आखिरी यही स्टेप रहता है। तो इसे आप कन्वर्ट कीजिए। ये मैंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया। मैंने ये मैट्रिक्स कहाँ से लिया है, ये मैंने यहाँ से चला ये रहा मैट्रिक्स, ये मैंने दोबारा वहीं स्टार्ट किया बिकॉज एचलन फॉर्म में ऑलरेडी मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। उसी को लेकर मैं इसे फर्दर 2 स्टेप करूंगा और इसे कन्वर्ट करूंगा मैं रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में। तो देखिए पहला आपने स्टेप क्या करना है, इस 1 ये जो 1 पहले ये पकड़ ले 1, इस 1 के ऊपर आपने 0 0 करना है। तो आप करेंगे 4 टाइम रो 3, आप रो 3 इस्तेमाल करेंगे प्लस रो 2 और इसका जो इफेक्ट बनेगा वो रो 2 में आएगा। और इस तरह जब आप इसको माइनस करना होगा, जब 0 करना होगा तो उसके लिए करेंगे -2 रो 3 प्लस रो 1 और इसका इफेक्ट भी रो 1 में आएगा। तो देखिए इस ऑपरेशन के बाद मेरे पास जो रो 3 होगी वो सेम रहेगी, 0 0 1 और 3/7। अब आप आ जाइए पहले ये लगाइए, अगर रो 3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ और जमा करते रो 2 में, तो देखिए यहाँ पे ये 0 है, इसको उसमें जब ऐड करेंगे क्योंकि ये तो 0 है तो फर्स्ट 2 एलिमेंट तो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। 1 को कीजिए मल्टीप्लाई 4 से, 4 बन जाएगा, ऊपर ऐड कीजिए तो ये 0 बन जाएगा। अब आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, 3/7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, 3/7 मल्टीप्लाई 4 और ऐड करना है वो वाले में जो कोई -1 है, ये बनेगा 12/7 -1। इस ऐसे लीजिए ये 5/7 बन जाएगा। इट मीन ये जो एलिमेंट आ गया मेरे पास ये 5/7। अब आपने करना है इस 2 के लिए ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें जमा कर दीजिए। क्योंकि फर्स्ट 2 एलिमेंट 0 है तो ये वाले एलिमेंट वैसे के वैसे आएंगे, इससे मल्टीप्लाई करें माइनस से इसमें ऐड करेंगे, देखिए 0 बन जाएगा। और अब ये करना पड़ेगा 3/7 मल्टीप्लाई -2 और ऐड करना आपने ऊपर वाला एलिमेंट जो कि 0 है, तो जस्ट इसका आंसर आ जाएगा -6/7। देखिए ये मेरे पास एक स्टेप आ गया। छोटी सी मैंने यहाँ पे एक सर इधर 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा बिल्कुल, Yes. यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये मिस्टेक हो। अब मेरे पास रह गया सिर्फ इसको 0 करना, क्योंकि ये पाइवट एलिमेंट का बस यही एलिमेंट है, तो इसमें रो 2 इस्तेमाल करूंगा। तो रो 2 को आप जमा कर दें रो 1 में और इसका इफेक्ट रो 1 में आ जाएगा। इसके अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आएगा रो 3 वैसे रहेगी 0 0 1 3/7, ये भी वैसे रहेगी 0 1 0 5/7 और यहाँ पे आ जाइए। अब रो 2 को आपने यूज करना है, रो 2 को मैं ऐड करें उसके अंदर तो ये 1 का 1 रहेगा, ये उसमें ऐड करेंगे 1 माइनस 0 बन जाएगा। और अब ये ऐड कर दीजिए, अब जब ऐड करेंगे देखिए -1/7 आ जाएगा, तो ये 0 बनेगा, कहाँ ये 0 बन जाएगा और ये -1/, ठीक है मैं ठीक कर रहा हूँ, 1 मिनट है ना, यहाँ पे हमने रो 2 करना, ठीक हो गया, ये 0 ठीक है, ठीक और ये -1/7 आएगा। देखिए ये मेरे पास अब ये जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस एचलन फॉर्म में है, क्योंकि इसके सारे पाइवट एलिमेंट जो हैं उनके ऊपर और नीचे 0 0 बन चुके हैं। याद रखिए सिर्फ पाइवट एलिमेंट के ऊपर नीचे आपने 0 0 करने थे, बाकी अब ये जो आखिरी इसकी कॉलम था इसमें कहीं पाइवट एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसके 0 0 करने की जरूरत नहीं होती, बस जो पाइवट एलिमेंट है उनके ऊपर 0 करने हैं। अब वापस कन्वर्ट कीजिए इसको अब इक्वेशन के ऊपर, जो फर्स्ट बनेगी x1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपकी -1/7 आ जाएगी। रो 2 यूज कीजिए, उसमें सिर्फ x2 बाकी बचेगा जो कि 5/7 है, और रो 3 यूज कीजिए, उसका आंसर देखिए 3/7 के बराबर आएगा। आप मैच कर लीजिए, आपके वही आंसर आया है जो ऊपर था। x3 3/7, ये 3/7 है, ये 5/7 है, ये -1/7। इट मीन मेरा पहला वाला आंसर भी करेक्ट था। तो जब आप रिड्यूस में कन्वर्ट करते तो सिंपलीफाई नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्ट x1 x2 x3 की वैल्यू मिल जाती है। ये पूछिए नहीं क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपके सिंपल मेथड और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड और जॉर्डन मेथड। एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म आपने याद रखना है, इसको अप्लाई करके आपने सॉल्व करना है। पेपर में जो मेथड आपसे कहा जाएगा आपने वही मेथड इस्तेमाल करना है। अगर आपके और मेथड इस्तेमाल करेंगे चाहे आपका क्वेश्चन ठीक भी हुआ उसके कोई मार्क आपको नहीं मिलने। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब आपके पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, गॉसियन जॉर्डन मेथड है, फिर आगे मैट्रिक्स मेथड आएगा, और भी 2-3 मेथड है।
ये 4-5 मेथड आपने याद रखने हैं किस तरह वर्क करते हैं, और जो आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा कि ये आपने ये मेथड इस्तेमाल करना है, आपने वही फॉलो करना है। एनी क्वेश्चन? हाँ सर। तो देखिए ये आपके जो है ना क्वेश्चन नंबर 43 तक ये बिल्कुल यही दिए गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, 2-2 3-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपने करने, मुझे भेजने आपने करके। ये क्वेश्चन मैंने 24 किया है। इस वक्त ऑनलाइन कितने हैं बच्चे? सिर्फ 3 है। ये आपकी क्लास का हाल है। इब्रार वारिस, आप जो है 25 सॉल्व कर लेना। मोहम्मद रजा जो है आप 26 सॉल्व कर लेना, और जो उसामा ज़िया है आप 27 सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपने ये सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करके अच्छे तरीके से दोनों मेथड से, और उस तस्वीरें खींच के मुझे आपने व्हाट्सएप कर देनी है। ठीक हो गया? नंबर है आपके जी पास? मैंने कौन सा करना है? इब्रार वारिस ने 25, 25 वाला। मोहम्मद रजा जो है ठीक है उसका 26 है, और जो उसामा ज़िया है उसका 27 है। जी ठीक है, सर, शुक्रिया। आपने जो है आज कर दें या कल तक कर दें, मुझे आपने भेज देनी है। और जो बाकी बच्चे नहीं आए उनको भी कह दीजिएगा कि हर एक बच्चा एक क्वेश्चन सॉल्व करके फर्दर 28, 29 ऐसा 43 तक है, बेशुमार क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व कर लेने, हर एक एक सॉल्व करें और फिर आपस में शेयर करेंगे तो फिर आपके पास सारे सोल्यूशन निकल आएगा आपको। जी सर। 44 देखिए ठीक है। क्वेश्चन 44 जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है डिटरमिन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जस्ट आपको एक सिस्टम दिया गया है, आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। यहाँ पे आपके पास फ्री हैंड है, आप जो चाहे मेथड इस्तेमाल करें और सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 2016 में आया हुआ है, केमिस्ट्री वालों को, स्टैट वालों को और मैथमेटिक्स वालों को। ठीक है, 44 आप देख लीजिए, इसी तरह का ही है, उसमें आपको मेथड के बारे में नहीं कंफर्म किया गया, तो आप उसमें अब देखिए 45 पहले जितने रहने दिए, 46 देखिए, इफ पॉसिबल सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। ठीक हो गया? अब आपने जो है 46 से लेकर 57 तक फिर उसने दे दिए हैं, और यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, आप जो चाहे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस मेथड के जरिए आपने सिस्टम को सॉल्व करना है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें वेरिएबल ज़्यादा हैं, 4 हैं, किसी में 5 हैं, क्वेश्चन वो लेंथी हो जाएंगे, लेकिन उसका जो मेथड होगा वो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इफ पॉसिबल का मतलब है कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करेंगे जो पॉसिबल नहीं होंगे। आपने इसके जो है 65 तक कर लेने हैं, 65 तक बस आपने करेंगे, अगले करने की जरूरत नहीं है। 65 तक हमने जो है 65 भी वो उसमें हिंट दिया हुआ कि आप उसमें साइन अल्फा को एक्स कहते हैं, कॉस बीटा को आप वाई कह दें, और टेन अल्फा को आप जेड कहते हैं, या x1 x2 x3 कहते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा, डजंट मैटर। आगे है ना वो नॉन लीनियर है, वो हमारा शामिल नहीं होगा। तो 65 तक हम इसमें रखेंगे। मोस्टली मेथड यही है, लेकिन किसी एक में वो कुछ कंडीशंस इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं, जिस तरह के शुरू में मैंने कराई थी कि आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए देखेंगे वो कौन सा कंसिस्ट करता है, कंसिस्टेंट कब होता है, यूनिक कब होता है। ठीक है, यूनिक के लिए आप अब इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल पीछे दी हुई हैं, हर एक को उसने बड़ी डिटेल से सॉल्व किया होगा। उसमें देखें काफ़ी सारी उसने इसमें अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। यूनिक सोल्यूशन कब आता है, हर एक के बारे में उसने लिखा हुआ है। क्रॉस टोटल मेथड एग्जांपल दी हुई है, आप एग्जांपल देकर भी फर्दर इनको चेक कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट का वर्ड आ रहा है। कंसिस्टेंट अगर किसी समटाइम होता है कि आपका जो सिस्टम उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, समटाइम मतलब उसका एक होता है सोल्यूशन, उसे यूनिक कहते हैं, और समटाइम उसका होता ही नहीं है, या बहुत ज्यादा होते हैं। 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो एक होगा सोल्यूशन से यूनिक कहा जाएगा, या ज्यादा होंगे इनफिनिट मैनी, या फिर नहीं होगा। जब सोल्यूशन नहीं होता उसे कहते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है। अदरवाइज उन दोनों केसेस के अंदर जो पहले 2 केस बनते हैं कि आपका एक सोल्यूशन हो या ज्यादा हो, आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होता है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर,
मैं आपको वो सॉल्व कर देता हूँ। ये 64 है। 64 क्वेश्चन देखिए जरा। देखिए 64 में सॉल्व करने लगा हूँ। 64 में है, आपको सिस्टम दिया गया है, आपने साबित करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। यानी इसमें जो दिया हुआ है वो 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू a है। फिर उसके बाद 3x प्लस वाई माइनस 5z इज इक्वल टू b दिया हुआ है, और फिर माइनस 5x माइनस 5y प्लस 21z इज इक्वल टू c दिया हुआ है। कहता है कि आप साबित करें कि ये इनकंसिस्टेंट है, अगर c इज नॉट इक्वल टू 2a माइनस 3b। ये हमने साबित करना है। तो हम सवाल जो कि करना है सिस्टम को, तो आप इसका लीजिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको ए बी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स प्लस जो आपका बनेगा बी मैट्रिक्स। तो क्या इसका बनेगा, फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा भला इसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या आना चाहिए, 2 3 माइनस 5। हाँ जी, ये बनेगा 2 3 और -5, फिर -1 1, फिर -5, फिर 3 -5 और 21, और उसके बाद A B C आ गई। तो आप इसे कन्वर्ट कीजिए, सॉल्व करने के लिए एशेल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। आप अगर रो 1 को रो 2 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, यानी आप जो है माइनस रो 1 प्लस रो 2 कर देते हैं और इसका इफेक्ट रो 2 में लेके आते हैं, तो 2 -1 3a, और ये माइनस करेंगे, देखिए ये 1 बन जाएगा, इसको माइनस करेंगे, -1 +1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, और ये b माइनस a रह जाएगा। बाकी जो है थर्ड आपका बात वैसे का वैसे रहेगा, ये -5, ये 21 और c। अब आप रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर लें, रो 1 एंड रो 2 जब एक्सचेंज करेंगे, देखिए आपके पास ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये 2 है, ये माइनस का 8 है, और ये b माइनस a है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 3 है, ये a है, ये माइनस के 5, ये भी माइनस के 5, ये 21 और c बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको 0 करना है, तो -2 रो 1 प्लस रो 2, इसका इफेक्ट रो 2 में आ जाएगा, तो 1 2 -8 और b माइनस a आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, देखिए यहाँ जब करेंगे तो फर्स्ट 0 बन जाएगा, ये 0 आ गया, मल्टीप्लाई करें -2 से -4, इसमें जमा करेंगे तो ये माइनस के 5 आ गए, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 में 3 ऐड करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है रो 1 को, तो ये b माइनस a, और जमा कर देना है रो 2 में, वहाँ पे a लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2b, और देखिए ये प्लस 2a प्लस a, तो ये बनेगा 3a माइनस 2b, ये लास्ट का बन जाएगा, ये 3a माइनस 2b बन जाएगा। रो 3 के लिए आप क्या करें, आप 5 से मल्टीप्लाई करें रो 1 को, और रो 3 में जमा कर दें, और रो 3 में इसका इफेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट 0 बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 2 are 10, 10 माइनस 5 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करें आप 5 से, 5 माइनस 8 are -40, इसमें जमा करेंगे तो देखिए वो माइनस के 19 आ जाएगा। अब फिर आपको ये आखिरी वाला सॉल्व करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को, तो b माइनस a, और जमा करना पड़ेगा उसके अंदर, तो ये 5b माइनस 5a प्लस c बन जाएगा, ठीक हो गया, ये 5b माइनस 5a प्लस c। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे
1 करना होता है, लेकिन आप सिमेट्री चेक करें, ये नीचे वाली बिल्कुल सेम आ रही। आप फटाफट ये कर दें कि रो जो 2 है उसको जमा कर दें रो 3 के अंदर, और इसका इफेक्ट रो 3 में होगा, क्योंकि ये हमें एक सिमेट्री नजर आ गई है। हम उसको पहले फॉलो करते हैं। 1 2, ये माइनस का 8, ये b माइनस a, ये 0, ये माइनस के 5, ये 19, ये 19, और यहाँ पे आएगा 3a माइनस 2b। अब आप रो 2 और 3 को जमा कर रहे हैं तो 0 इंटू 0, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। देखिए ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। ये सिमेट्री थी। अब लास्ट को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। आपने 3a माइनस 2b में जमा करना है 5b माइनस 5a, उसको माइनस 5a प्लस 5b और प्लस c कर लें। जब जमा करेंगे देखिए ये आपका माइनस 2a आ जाएगा, ये आपका प्लस 3b आ जाएगा और ये c आ जाएगा। तो जो लास्ट आपका एलिमेंट है ये माइनस 2a प्लस 3b और प्लस c ये बन जाएगा। यहाँ तक आप आ गए। अब यहाँ ऑब्जर्व करना है, हम साबित करना है कि कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर कंसिस्टेंट सोल्यूशन, उसके लिए जरूरी है कि जो माइनस 2a प्लस 3b जो प्लस c है ये 0 नहीं हो सकता। ये आपने यहाँ इस पॉइंट पे गौर करना है। देखिए ये भी एलिमेंट 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये अगर 0 हो, अगर ये 0 ना हो या अगर 0 हो जाए, देखिए आप याद करें ये x का कोफिशिएंट था, ये y का था, ये z का था, और इज इक्वल टू ये b वाला था। अब ये 0x 0 है तो 0x बन जाएगा, ये 0y बन जाएगा, ये 0z बनेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड सारी की सारी 0 बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ना, सॉरी, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट को नहीं, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मीन उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। ठीक है। अगर ये वाली क्वांटिटी है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू बात है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ट्रू है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड कोई नंबर आ जाए 0 के अलावा, 4 आ जाए, तो 0 इज इक्वल टू 4 इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा केस आ जाए, हम कहते हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इट मींस कि वो इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ कहा गया कि आप बताइए कि अगर सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो ये प्रूव करना है। तो इनकंसिस्टेंस के लिए जरूरी है कि जो लास्ट एंट्री है ये 0 ना हो, तो मैंने इसको 0 ना लिया। अब इसको आप इस 2a को वहां ले जाइए, इसका मतलब बनेगा कि जो 2a होगा, सॉरी आप ऐसा करें c को ले जाइए, c की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ से आप c को इधर रखिए, इधर से आप c को यहीं रखिए, और बाकी दोनों को आप उधर ले जाइए। तो ये कि यहाँ आके बनेगा 2a और वो बनेगा 3b, और यही हमने एग्जैक्टली प्रूव करना है कि c शुड नॉट इक्वल टू 2a माइनस 3b। यही इसमें कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी। ठीक हो गया। ये आपका 64 था। इसी तरह कुछ सोल्यूशन में कहा जाता है कि आप a की वैल्यूज में a आ जाएगा या लैम्डा आ जाएगा, कि a की कौन कौन सी लैम्डा है, ये तमाम वो वैल्यूज फाइंड करिए कीजिए जिसके लिए आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इस ऐसा ही आप काम करेंगे, इसी तरह बनाएंगे। आखिरी रो ऑब्जर्व करेंगे, आखिरी रो के अंदर क्या होगा कि अगर 3 पहले 0 आ गए हैं, अगर वो इसी तरह 3/3 का है, तो चौथे को भी 0 आना चाहिए, और उसको 0 लेकर वहां से जो अननोन होगा, जो भी उसका अननोन वहां पे दिया होगा, a होगा या लैम्डा होगा, उसकी वैल्यू जो है वो आ सकती है। सेम उसका इसी प्रोसेस से हम जो भी उसमें अननोन दिया होगा, हम उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रेफर कर देता हूँ कोई एग्जांपल, जिससे आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने मतलब किस तरह से करना है। ये पेज नंबर 128 पे एग्जांपल 8 दी हुई है, उसमें तीनों केस डिस्कस किए हुए हैं। नो सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड इनफिनिट मैनी सोल्यूशन। ठीक हो। तो उसने मैट्रिक्स जो दिया था उसमें a इन्वॉल्व था, a स्क्वायर इन्वॉल्व था, a भी बनाया है और उसकी फॉर्म बना दी है। एंड पे वही देखिए 0 0 बन गया है, एक नंबर आ गया, इधर नंबर आ गया। अब उसने आगे जो है ना इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। अब उसने आगे डिस्कस किए हुए हैं केसेस। अगर a 3 हो जाएगा तो लेफ्ट भी 0 बन जाएगा, राइट भी 0 बन, लेफ्ट 0 बनेगा, राइट 0 नहीं बनेगा, तो इट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नो सोल्यूशन वाला केस होगा। a -3 करेंगे
तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों का 0 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इनफिनिट मैनी सोल्यूशन आएंगे। और इसके अलावा बाकी तमाम जो वैल्यूज होंगी वो आपका इनफिनिट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। ये आपकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल 8 भी है गालबन और एग्जांपल 7 भी है, इसी तरह एग्जांपल 6 भी है। फाइव 6 7 8 तीन एग्जांपल हैं जो आपके ये क्वेश्चन जो है ना रिमेनिंग, वो आप उसको हेल्प मिल जाएगी। ये अब आपके पास टाइम है, ये आप इसको कंप्लीट कीजिए। ये जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ये 60 61 62 63 है। 64 मैंने कर दिए। चार जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसने कांस्टेंट ए इन्वॉल्व किया हुआ है, उनके लिए आपने जो है ना बस ये वैल्यू फाइंड करनी है। अदरवाइज आपका जो होगा बिल्कुल सारे क्वेश्चन बाकी इस जैसे ही हैं। आप बेशक सारे ना सॉल्व करें, लेकिन आप एक एक दो उसमें देखकर आप प्रैक्टिस कर लें ताकि पेपर में जो आया आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपका ये खत्म हो गया है, बस आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इसमें कुछ स्टूडेंट्स नए आए हैं, मैं उनको भी क्वेश्चन असाइन कर दूं जो आपने सॉल्व करना है। ये जो बाद में कौन आया है, जमानुल्लाह को मेरी आवाज आ रही है जी? आपने आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर है 163 पे आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आए हैं मुजम्मल, और कौन आया है बाद में, पढ़ो निकल गई मेरे ख्याल में, अली हमजा आपने 60 क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व कर लेना है, बाकियों को मैं असाइन हो गए हुए हैं। तो सब बच्चों को एक एक मैंने क्वेश्चन असाइन किया है, आप जो नहीं आए उनको भी बता दीजिए। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपने सॉल्व करने हैं और फिर आपने मुझे व्हाट्सएप कर देने हैं। ये क्वेश्चन आप सिंपल पेज पे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं। सर जी यहाँ से दोबारा बता दें इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन के बारे में। किस स्टेप से? लास्ट वाले स्टेप से, फॉर इनकंसिस्टेंट। किस स्टेप से कह रहे हैं? जो लास्ट वाला हुआ स्टेप, -2a + 3b। लीजिए, उसने कहा था कि आपका जो सोल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है, ये कंडीशन चेक कीजिए, प्रूफ कीजिए। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लास्ट में बनाया था, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ये x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम y को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह जो थर्ड कॉलम है वो z को रिप्रेजेंट करता है, और जो लास्ट कॉलम है वो इक्वल के बाद जो क्वांटिटीज को वेक्टर b कहते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है। आप इसकी आखिरी रो को बस देखिए, 0 0 0, तो क्या बनेगा मेरे पास 0x + 0y + 0z इज इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी दी हुई है इस पे आ रही है। अगर ये क्वांटिटी भी 0 आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड जो सारी 0 बन चुकी है, राइट भी 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये एक ट्रू है, ये ट्रू थिंग है। इट मींस कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमें दिया गया है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसे कहा इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट उस वक्त नहीं करेगा जब ये इक्वल के बाद वाली जो क्वांटिटी है -2a + 3b + c ये 0 ना आए। तब मैंने कहा है कि फॉर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दिस क्वांटिटी शुड नॉट इक्वल टू 0। और फिर मैंने यहाँ पे इस 3b को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया है और इस 2a को यहाँ शिफ्ट कर दिया। c इज इक्वल टू, वो आके पॉजिटिव हो गया 2a, c इज नॉट इक्वल टू 2a - 3b, और यही मैंने इसकी जो कंडीशन थी वो वेरीफाई कर दी थी, प्रूफ कर दी। सर ठीक है, ठीक है। थैंक यू। इसमें एग्जांपल क्या वो 6 7 दी हुई है और उसके बाद एग्जांपल 9 भी दी हुई है। एग्जांपल 9 बिल्कुल इससे ऐसी दी हुई है, आप उनको गो थ्रू कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई बात आपको फिर भी समझ ना आए कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी है कि आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना। प्रॉब्लम उस वक्त आते हैं जब कोई ना कोई चीज सॉल्व करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि ये पॉइंट कैसा था, ये समझ नहीं आया। तो अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आपको नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि सॉल्व करें और नेक्स्ट में आप जो है जो आपको इश्यूज आए वो डिस्कस करें। फिर हम ये हमारे पास चैप्टर जो गालबन हो गए हैं, ये हमने कर लिए हैं जी, 3 कर दिए। ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट हमारा रह गया वेक्टर स्पेस का और इनर प्रोडक्ट स्पेस का। दो वेक्टर रह गए हैं, दोनों लेंथी है, लेंथ और मुश्किल भी है, और ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वो वहाँ पे इस्तेमाल भी होना है। इसलिए अब आप तैयारी से आइए ताकि नेक्स्ट हम आराम से जो बाकी दो चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है सर क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट दो जन सी रो उसमें भी एंट्री 0 हो जाए? थोड़ा सा आप ऊंची बोलो मोहम्मद रजा, मुझे आवाज कम आपकी आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ क्या इस तरह हो सकता है जिसमें देखे ना थर्ड रो में सारी एंट्री 0 आई हैं, ये फर्स्ट 2 में से भी कोई इस तरह 0 आ सकती हैं? सारे जीरो आ जाए, हाँ हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे जीरो आ जाए, अगर सारे जीरो आ जाए ना तो इट हाँ जी। मींस कि आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। आप उससे सिर्फ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। उसके अलावा कोई और आप उसमें से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन जिसमें वो ऐसी रिस्ट्रिक्शन देगा ना कि आप ए बी के वाली कोई कंडीशन प्रूव करें, वो सारे जीरो फिर कभी भी नहीं आए। आप गौर करें ना यहाँ पे, अगर मैट्रिक्स देखें जो स्टार्टिंग मैट्रिक्स में दिया, मेरे पास जो दिया हुआ है, इसके फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में सिर्फ नंबर थे। नंबर आपस में कट कुट के जीरो हो सकते हैं, लेकिन तीसरे कॉलम में नंबर नहीं थे, ए बी सी था, इसलिए वो कभी भी जीरो नहीं बनने वाला। तो अगर सारे जीरो आ जाए तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके सर। मतलब अगर यहीं पे आपको दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए इसमें कि जी बताइए ए बी सी की क्या वैल्यू होंगी कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो फिर सारे के सारी लास्ट जो रो है उसको जीरो होनी चाहिए। तो हम फिर इसको इक्वल टू जीरो करके कह देंगे कि ये जो इक्वल टू जीरो जब बनाएंगे तो फिर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बाद ऐसे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं आपके इसमें से, जिसमें आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको गिवन ये दिया गया है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो आप उसकी आखिरी रो तक पहुंचेंगे। उसके अगर वो 4 एलिमेंट 3 जीरो बनाएंगे और चौथे में कोई ना कोई वो कांस्टेंट लैम्डा या ए इन्वॉल्व होगा, तो वहां आप कहेंगे कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लिहाजा ये जो क्वांटिटी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, उसको जीरो करके वहां से ए की या लैम्डा की आप वैल्यू फाइंड कर लें।